नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका न्यू इंडिया अर्थात नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक बार मैं आपके सामने हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में एक और महत्वपूर्ण संगठन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आज दुनिया में संगठनों के स्तर पर जितने भी चीजें जो इंप्लीमेंट की जा रही हैं, वो तमाम चीजें 1950 और 1960 के दशक में यूरोपियन यूनियन में लागू कर दी गई थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप जो है वो बेसिकली यूरोप माना जाता है। और यूरोप के देशों ने मिलकर के 1950 के दशक में ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है और उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, किस प्रकार प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से देशों की बाउंड्रीज आपस में नजदीक आती है, किस प्रकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से इकोनॉमी को एक नई दिशा दी जाती है। ये सब चीजें यूरोपियन यूनियन ने 1960-70 के दशक में पूरी कर ली थी। इसलिए यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है और इसने निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन के देशों के मध्य जो दुश्मनी थी, जो कट्टरता थी, उसे कम करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। साथ ही साथ पूरी दुनिया को क्षेत्रीय संगठन किस प्रकार से बनाया जाए और उसे महाद्वीपीय स्तर पर कैसे ले जाए, उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो यूरोपियन यूनियन माना जाता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को हम जिस रूप में पढ़ते हैं वो यूरोपियन यूनियन इसी रूप में अस्तित्व में नहीं आया था। उसकी प्रक्रिया जो है वो कई रूपों में स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन बेसिकली एग्जिस्टेंस में आता है। तो आज मैं उन तमाम चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया और किस प्रकार सबसे पहले फिर वो 6 क्या बनते हैं, यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी किस प्रकार से बनती है, वो तमाम चीजें। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहां पर किस किस प्रकार से ये आगे बढ़ा है। देखिए, सबसे पहले ये यूरोपियन यूनियन का वो मैप है जो बेसिकली ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद जो नया आया है। ये न्यू मैप है, ध्यान रखना दोस्तों। मैंने आपके लिए नया मैप प्रेजेंट किया है कि आपको पता है कि एक देश जो है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। ये देखो आपको बता रहा है रिसेंटली डिपार्टेड कंट्री जो है वो बेसिकली आपका यूनाइटेड किंगडम है, वो इससे अलग हो गया है और जिस प्रोसेस से अलग हुआ है उसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इसके पार्ट नहीं है। इसके साथ साथ बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा ये भी इसके मेंबर नहीं है। तो यहां पर और बाकी आपको जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, जर्मनी, नीदरलैंड, बेलारूस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ये सब कब बने, कैसे बने, इस पूरी कहानी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उसी में एक पार्ट में थोड़ा सा आज आपको समझाऊंगा और उसकी अलग से पूरी क्लास लूंगा और वो टॉपिक आपके सामने होगा ब्रेक्जिट। वो टॉपिक आपका होगा ब्रेक्जिट को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। और ये बोरिस जॉनसन आप देख रहे हो किस प्रकार से इनके चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए, बोरिस जॉनसन जो है। तो यहां पर छोटी सी कहानी हम इनकी पढ़ेंगे। बाकी ब्रेक्जिट का पूरा प्रोसेस जो होगा उसको मैं अलग से लेने का प्रयास करूंगा कि ब्रेक्जिट क्या था, क्योंकि आज तो हम यूरोपियन यूनियन पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा कहानी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। पूरी कहानी के लिए हम अलग से आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और आप देखिए किस प्रकार जैसे ही अक्टूबर में रात की 12 बजती है, एक डेडलाइन दी हुई थी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाई, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ, लोगों ने जश्न मनाया, शानदार जश्न। ब्रिटिश पब्लिक सड़कों पे आ गई और कहा कि अब हमें मुक्ति प्राप्त हो गई। और 47 साल तक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा और उसके बाद इससे अलग हो गया। आप देखिए एक चेहरे पर खुशी थी। इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन में था तो उसे लगातार नुकसान हो रहा था, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, वो चाहे इमिग्रेशन का क्षेत्र हो, वो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, और वो चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो।
लगातार उस नुकसान को देखते हुए ब्रिटेन का एक धड़ा लगातार डिमांड कर रहा था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि 1 जनवरी 2021 से अब ब्रिटेन पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है और उसके क्या इंपैक्ट होंगे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप देखिए यहां पर इस ग्लोब में ये जो आप मैप देख रहे हो इसमें ब्रिटेन है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा अब ये जो ब्रिटेन आप देख रहे हो, ब्रिटेन इज नॉट द पार्ट ऑफ ईयू, लेकिन ये जो मैप है ये पूरा यूरोपियन यूनियन ऑन वर्ल्ड ग्लोब, ये ग्लोब पर है। और कौन सा देश जो है वो एग्जिट हुआ है, तो जो एग्जिट हुआ है वो दोस्तों ध्यान रखना ब्रेग्जिट हुआ है, BREXIT, मतलब ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया है। तो ये पॉइंट भी हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। एक मैप के माध्यम से मैं आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं, मैप के माध्यम से चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी पूरी कहानी को पढ़ते हैं, बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना। सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, ये कहानी है कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना, इसकी बाकायदा एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जैसे आज यूरोपियन यूनियन है उस रूप में उसका अस्तित्व नहीं आया था, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन की इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? पेरिस की संधि से। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जाने कि पेरिस की संधि क्या थी, पेरिस ट्रीटी क्या थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ये ट्रीटी कब होती है? 1951 में होती है। आप देखिए, जिस समय हम आजादी का 5वां साल मना रहे थे उस समय यूरोपियन यूनियन की नींव रखी जा रही है। लेकिन उस समय जो पेरिस ट्रीटी हुई उसमें इसका नाम क्या था? यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1951 में यूरोप में एक संधि हुई जिसे पेरिस संधि कहते हैं। और पेरिस संधि के द्वारा जिस संगठन की स्थापना हुई जिसको कहते हैं यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी, उसका हिंदी में नाम था यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय। उसका हिंदी में नाम था यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय, इसका नाम था। और यह बेसिकली एग्जिस्टेंस में आता है, यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय, जिसका नेम पूरा जो था यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी, इसका पूरा नाम था। ये पेरिस संधि के द्वारा एग्जिस्टेंस में आते हैं। और यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपियन कॉल और स्टील कम्युनिटी की स्थापना करने वाले जो मेंबर थे उनकी संख्या 6 थी। और ये 6 सदस्य मिलकर जो है सबसे पहले पेरिस की संधि के तहत यूरोपियन कॉल और स्टील कम्युनिटी की स्थापना करते हैं। अर्थात ये वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एरिया था जिसमें कोयला और इस्पात औद्योगिकरण का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद था। और उन्होंने कहा इसी नाम से हमें अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये 6 देश कौन से थे दोस्तों? इन 6 में आप लोग ध्यान रखना, नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, और तीसरा बेल्जियम। ध्यान रखना ये सब के सब पड़ोसी है आपस में, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग, और छठा आपके पास हो गया नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है। ध्यान रखना इन 6 देशों ने सबसे पहले 1951 की पेरिस संधि के द्वारा जिस संगठन की स्थापना की उसे यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन कॉल और स्टील कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और 1951 से लेकर 1957 तक इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक काम किया। जब सफलतापूर्वक काम किया तब इन्होंने कहा कि हमें अब इसका विस्तार करना चाहिए, मतलब इसको केवल कॉल और स्टील तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसको पूरे इकोनॉमिक एरिया में लाना चाहिए।
तो ध्यान रखना 1957 के अंदर रोम संधि होती है। 1957 में रोम संधि हुई और 1957 में जो रोम संधि होती है वो रोम संधि एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। उसके द्वारा क्या होता है, तो उसके द्वारा आप यहां पर देखिए, ट्रीटी ऑफ रोम 1957, द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना होती है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले 1957 की जो रोम संधि हुई, उस रोम संधि के द्वारा सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ दोस्तों, तो 1957 की रोम संधि के द्वारा इन 6 राष्ट्रों ने मिलकर के 1957 में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय कर दिया। यूरोपियन आर्थिक समुदाय कर दिया। और आप लोग ध्यान रखना, जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय बना, यह बेसिकली अलग से नहीं आया है। मैं यहां पर रिपीट करना चाहता हूं, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, इसको हम कहेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 25 मार्च 1957 की रोम संधि के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, एक प्रकार से यह परिवर्तित रूप है, ये बेसिकली परिवर्तित रूप है, चेंज फॉर्म है। किसका, ये चेंज फॉर्म है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का, जिसकी स्थापना 1951 की पेरिस संधि के तहत हुई थी। उसी पेरिस संधि वाले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को 1957 की रोम संधि के द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। तो यहां पर ध्यान रखना, ECSC से, ये हमने यहां पढ़ा, देखो यहां पर था ये ECSC, इसमें 6 देश थे। इन 6 देशों ने जो सफलता प्राप्त की, उससे सफल होकर इन्होंने इसी ECSC का नाम 1957 की रोम संधि के तहत यूरोपियन आर्थिक समुदाय रख दिया। और जाहिर सी बात है, वहां पर वो कोल और स्टील तक सीमित थे, यहां पर उनका दायरा और अधिक बढ़ जाता है, इनका दायरा और अधिक बढ़ जाता है। और जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुई, तो आप लोग ध्यान रखना, 1957 की रोम संधि के द्वारा जो EEC बना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, इसी EEC में इसका विस्तार होता है। और विस्तार कब हुआ दोस्तों, यहां पर इसमें कितने मेंबर हैं, तो यहां पर इसमें वही 6 मेंबर हैं। और इसमें भी कितने मेंबर थे, तो यहां पर भी ये 6 मेंबर है। विस्तार हुआ और 1973 के अंदर इसमें बेसिकली आपके 3 देश शामिल होते हैं। 1973 में 3 देश जो शामिल हुए वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और तीसरा था डेनमार्क। यूके, आयरलैंड और डेनमार्क जो है वो बेसिकली इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इसकी संख्या 6 + 3, EEC में संख्या कितनी हो गई, 6 + 3 = 9 मेंबर यहां पर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, 6 + 3 = 9। और आपको यह भी पूछे कि जो ब्रेक्जिट के तहत ब्रिटेन अभी वर्तमान में यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, वो इसमें जुड़ा कब था, तो 1973 में। इसलिए आप देख सकते हो कि 47 साल बाद, 47 ईयर्स यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहने के बाद ब्रिटेन जो है उससे अलग हुआ है। तो 2 ट्रीटी सबसे पहले याद रखनी है। सबसे पहले पेरिस ट्रीटी जो नंबर 1 पेज पे हो गया, नंबर 2 पेज पे जो है आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ रोम जो 1957 में हुई है, 1957 में हुई है। उस ट्रीटी ऑफ रोम जो 1957 में हुई, उसी के तहत जो है ECSC का नाम बदलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय कर दिया गया। और उस यूरोपियन आर्थिक समुदाय में 1973 में 3 देश शामिल हुए, यूके, आयरलैंड और डेनमार्क। यूके, आयरलैंड, यूके को हम कहते हैं ब्रिटेन। यहां तक आपको समझ में आ गया। और उसके बाद आपको पता होगा 3 देश और शामिल होते हैं। 3 देश कौन से थे, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस, जिसको हम कहते हैं यूनान। ये 3 देश जो है वो समय समय पर और शामिल हुए। ये बेसिकली 1981 टू लेकर 1986 के बीच की बात है। ये 3 देश और इसमें शामिल हुए। तो मैं कह सकता हूं 9 + 3 = 12।
मतलब ये आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप इसको यहां पर देख लीजिए। 1981 से 86 के बीच में 3 देश और शामिल हुए। जब 3 देश और शामिल हुए तो पहले संख्या थी 9 और 9 में 3 और शामिल। 3 कौन से? पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस। तो संख्या हो गई 12। कुल मिला के मैं कह सकता हूं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर 1986 तक संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। ये संख्या बढ़कर के 12 हो जाती है। अब जब इतना हुआ और 1990 के दशक में आपको पता है सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है, जिसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, उस भूमंडलीकरण की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले यूरोप से होती है। यूरोप उसका उत्प्रेरक देश माना जाता है। तो यहां पर आप दोस्तों देखोगे, यहां से एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं मैस्ट्रिक्ट संधि। ये आप लोग ध्यान रखना, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। इसको हम कहते हैं मैस्ट्रिक्ट संधि। इस संधि का नाम क्या था? मैस्ट्रिक्ट संधि। और मैस्ट्रिक्ट संधि पूरे इस यूरोपियन यूनियन की इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। यह संधि दोस्तों कब होती है? 1991 में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई और इस संधि के तहत 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो यहां पर किए जाते हैं। पहला चेंज क्या था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो EEC थी, उस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया, EU कर दिया गया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सबसे पहले यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी था, वहां से बना EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदला गया 1991 में मैस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा और उसका नाम कर दिया गया EU। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया कि यूरोपियन यूनियन का नाम EE से बदलकर EU कब किया गया? तो 1991 की मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो नाम की एक नई मुद्रा चलाई जाएगी। हालांकि उसको 1991 से नहीं चलाया गया, लेकिन चलाई जाएगी। ये किस संधि के तहत तय किया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1991 की 1991 की मैस्ट्रिक्ट संधि। तो और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैस्ट्रिक्ट संधि जो है ये बेसिकली कब से प्रभावी होती है? ये संधि कब से प्रभावी हुई? तो यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये संधि बेसिकली 1 नवंबर 1993 से प्रभावी हो जाती है। 1 नवंबर 1993 से प्रभावी हो जाती है। और जैसे ही प्रभावी होती है तो नाम हो गया यूरोपियन यूनियन। इसलिए आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली अपना फाउंडिंग ईयर जो है वो कब से मानता है? 1993 से मानता है। लेकिन हकीकत में उसके निर्माण की प्रक्रिया 1951 की पेरिस संधि के साथ शुरू हो गई। 1957 की रोम संधि ने बड़ी भूमिका अदा की। 1991 की मैस्ट्रिक्ट संधि ने इसे पूरा बदल के रख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो होगी दोस्तों वह है लिस्बन की संधि। या उससे पहले 1-2 चीजें और जान लीजिए आप, 1-2 चीजें और, कि 1 नवंबर 1993 से इसका नाम EU हो गया। और जैसे ही EU बना उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, EU में शामिल देश, जब EU बना था तब उसमें वहां पर 12 देश थे 1993 में। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना 1995 में इसमें 3 देश और शामिल हो गए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। 3 देश और शामिल हो गए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये 3 देश और शामिल हो जाते हैं। जैसे 3 शामिल हुए तो मैं कह सकता हूं 12 + 3 = इसके 15 मेंबर यहां पर हो जाते हैं, 15 मेंबर। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, मई 2004 को नाइस ट्रीटी होती है, नाइस ट्रीटी हुई और उसमें पूर्वी यूरोप के एक साथ, पूर्वी ईस्टर्न यूरोप के एक साथ 10 देश शामिल होते हैं। 10 देश शामिल हुए। जब 10 देश शामिल होते हैं तो मैं कह सकता हूं 15 + 10 = 25।
मतलब मई 2004 जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है, फिर एक बार नाइस ट्रीटी, उस नाइस ट्रीटी के तहत यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा विस्तार हुआ और उस विस्तार के तहत इसकी संख्या 15 + 10 = 25 कर दी गई। 15 + 10 = 25 हो गई। तो कौन कौन सी संधि याद रखोगे? सबसे पहले नंबर वन पेरिस की संधि 1951, जिसके द्वारा यूरोपियन कॉल और स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई। उस समय इसके अंदर 6 मेंबर थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, ये थे। उसके बाद 1957 की रोम संधि हुई और रोम संधि के द्वारा इसका नाम बदलकर कर दिया गया यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसमें कुछ सदस्य और शामिल हुए। पहले 6 थे और 6 और शामिल हो गए, यूके, आयरलैंड और डेनमार्क 1973 में, और 1981 से 86 के बीच में पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस हुए, तो टोटल संख्या 12 हो गई। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बड़ी संधि होती है, जिसको हम कहते हैं मैस्ट्रिक्ट संधि, ये 1991 में हुई। इस संधि के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट परिवर्तन किए गए। नंबर 1, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया, और दूसरा यह निर्णय लिया गया कि यूरो नामक मुद्रा यूरोपियन यूनियन में चलाई जाएगी। जब ऐसा हुआ तो कुछ और देश उसमें आकर्षित हुए और 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो गए, तो संख्या हो गई 15। उसके बाद आपको पता है 1 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। जो सोवियत संघ से विघटित देश थे वो अपनी अर्थव्यवस्था को नए प्रकार से संभालना चाहते थे, इसलिए पूर्वी यूरोप में आता यूरोप सोवियत संघ से विघटित देश, तो उन देशों ने क्या किया, मई 2004 को अधिकांश देशों ने ईयू को ज्वाइन कर लिया। वो एक साथ 10 देश आते हैं। जब वो एक साथ 10 देश आए तो इसकी संख्या 15 + 10 = 25। ये सबसे बड़ा विस्तार था यूरोपियन यूनियन का। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। तो संख्या कितनी हो गई? 25। उस 25 के बाद आप देखोगे, 25 के बाद जनवरी 2007 में यूरोपियन यूनियन में 2 देश और शामिल होते हैं। वो 2 देश जो थे वो थे बेसिकली बुल्गारिया और रोमानिया। तो संख्या 25 + 2 हो गई 27। जनवरी 2007 के अंदर 2 देश शामिल हुए, बुल्गारिया और रोमानिया। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, उसमें लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2013 को लास्ट देश इसमें और शामिल हुआ। अंतिम जो वर्तमान में मतलब लास्ट अपडेशन जो है 1 जुलाई 2013 को इसमें शामिल होने वाला देश था क्रोएशिया, और जैसे ही क्रोएशिया शामिल हुआ इसकी संख्या जो है वो हो गई 28 हो गई। लेकिन ध्यान रखना आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन में संख्या कितनी होगी? 27 होगी। 27 क्यों होगी? कि ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। ब्रिटेन इससे अलग हो गया। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता होगी ताकि आप बहुत बेहतर कर सको। अब देखिए, आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूरोपियन यूनियन में सुधार जो है वो व्यापक स्तर पर किस संधि के द्वारा हुई? यूरोपियन यूनियन में जो रिफॉर्म्स होते हैं वो रिफॉर्म्स होते हैं बेसिकली ट्रीटी ऑफ लिस्बन के द्वारा। ट्रीटी ऑफ लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ये ध्यान रखना। इसके द्वारा सबसे बड़ी बात, इस संधि के द्वारा निर्णय प्रक्रिया में सुधार किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है? इस संधि के द्वारा निर्णय प्रक्रिया में सुधार किया जाता है कि डिसीजन मेकिंग को और कैसे बेस्ट किया जाए। लिस्बन संधि कब हुई? लिस्बन संधि दोस्तों होती है, यह संधि दिसंबर 2007 में होती है। दिसंबर 2007 में यह संधि हुई। जैसे आप देखोगे वहां पर ये 1991 में संधि हुई थी, मैस्ट्रिक्ट संधि, लेकिन लागू कब हुई? तो ये हुई 1 नवंबर 1993 को। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि जो लिस्बन संधि है वो दिसंबर 2007 में लागू हुई,
दिसंबर 2007 में घोषणा हुई और ये लागू होती है 2009 से। 2009 से लागू होती है कौन सी? लिस्बन संधि। और लिस्बन संधि के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में सुधार किया गया, जो मैंने यहां पर लिखा गया है। वो सुधार किस किस में था आपको उसमें जाना नहीं है। नंबर 1, इसके वोटिंग सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स किए गए। नंबर 1, इसकी वोटिंग सिस्टम में सुधार किया गया। नंबर 2, अभी तक यूरोपियन यूनियन का जो अध्यक्ष बनता था वो हर 6 महीने बाद बदल जाता था। उसमें क्या किया गया कि यूरोपियन यूनियन का जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 6 महीने के स्थान पर 2.5 साल होगा। 2.5 साल होगा। तीसरा, फॉरेन अफेयर्स के लिए बाकायदा एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी का निर्माण करने की बात की गई। बाकायदा EU कमीशन बनाया गया जिसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसमें 27 से 17 मेंबर कर दिए गए और उनका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। एक राइट चार्टर और बनाया गया। अब देखिए आप, मतलब ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है उसके आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। नंबर 1 कि प्रत्येक सदस्य के वोटिंग सिस्टम कैसे होगी, उसमें रिफॉर्म्स किए गए, उसकी डेप्थ में आपको नहीं जाना है। नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष हर 6 महीने बाद बदल जाता था, उसकी कार्यकाल 6 महीने से बढ़ाकर, और दोस्तों ध्यान रखना, 2.5 साल कर दिया गया। 2.5 ईयर्स यहां पर कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और तीसरा, यहां पर EU कमीशन जो बना हुआ था, उस EU कमीशन में 27 मेंबर हुआ करते थे, उसकी संख्या कम करके 17 कर दी गई। ये यूरोपियन यूनियन में सुधार किया गया। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यूरोपियन यूनियन में व्यापक सुधार किस संधि के द्वारा किए गए थे। तो 100% आपका उत्तर जो है वो बेसिकली लिस्बन की संधि होगा। लिस्बन की संधि के द्वारा निर्णय प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए गए। लिस्बन संधि कब होती है? दिसंबर 2007 में। लागू कब होती है? 2009 से। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा 28 यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज कौन से? एक साथ बोले हम तो ABCD से देखें तो नंबर 1 ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। ये आप देखोगे यहां पर। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है कि सर आप तो कह रहे थे 27, यस, अब आप इसको 28 में से आप माइनस कर दीजिए 1। 28 माइनस 1 आप करोगे तो संख्या आएगी 27। मतलब वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में संख्या कितनी हो गई है? 27। इसका मतलब कौन सा देश अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहा? तो देखो सबसे नीचे इसको रखा गया है, जिसको वहां से हटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन से आजाद हो चुका है। नाम इसका है यूनाइटेड किंगडम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, 28 - 1 = 27। ये बिंदु आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन संघ की संरचना ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसमें बाकायदा बहुत सारी बॉडीज बनाई गई है। हर बॉडी इसके विभिन्न कार्यों को करती है और उसका ध्यान रखती है। जिसमें आप देखोगे सबसे पहले इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें कि कौन कौन सी बॉडी यहां पर स्पेशली काम कर रही दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले आप देखोगे नंबर 1 सबसे पहली जो बॉडी है उसका नाम है यूरोपियन परिषद। और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो बॉडीज है, जो स्ट्रक्चर वाइज है, उनका नाम काफी मिलता जुलता है, इसलिए परेशान बिल्कुल मत होना। यूरोपियन परिषद को इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन परिषद को कहते हैं यूरोपियन काउंसिल। दूसरा यूरोपियन संघ परिषद। नंबर 2 जो है उसका नाम है यूरोपियन संघ परिषद। यूरोपियन संघ परिषद।
तो इसका यूरोपियन संघ परिषद जो है, इसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल। तीसरी बॉडी जो है दोस्तों, थर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरी है यूरोपियन पार्लियामेंट। अगर मैं वास्तविक संसद की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो है वो हकीकत में यूरोपियन संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इसको भी आप यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। उसके बाद फोर्थ आपके पास आएगा यूरोपियन कमीशन, फोर्थ आपके पास में आएगा यूरोपियन कमीशन। ये यूरोपियन यूनियन के तहत ही, ध्यान रखना सबके सब, यूरोपियन कमीशन, और हर बॉडी को अलग अलग काम दिया गया है। पांचवा आप उसके बाद देखोगे तो फिफ्थ बॉडी जो है दोस्तों, उसका नाम आपका आएगा यूरोपियन कोर्ट। मतलब बाकायदा कोई मसला हो सकता है, इसमें आपस में विवाद हो जाए, तो उस विवाद के लिए कौन जाएगा, कौन करेगा उसका, तो उसको हम कहते हैं यूरोपियन कोर्ट। यूरोपियन कोर्ट उन विवादों का समाधान करता है, COURT, यूरोपियन कोर्ट यहां पे नाम आएगा। और एक आप लोग ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन। और उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो है, छठा पॉइंट जो है वो आपका आएगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसको आप जरूर याद रखना दोस्तों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये बेसिकली सबसे मजबूत बैंकों में इसकी गिनती होती है। और ये भी हमें जानना चाहिए कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहां पर है। तो ये सब चीजें आपको इन 6 बॉडीज के बारे में, मतलब यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में इतनी चीजें और आपको जाननी चाहिए। यहां से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब मैं आपको ज्यादा नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि एक एक बिंदु को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सको। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा आप देखें काउंसिल ऑफ यूरोप, बहुत शानदार। और ये आप देखोगे काउंसिल ऑफ यूरोप की बॉडी आपको दिखाई दे रही है, ये काउंसिल ऑफ यूरोप की बॉडी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, यूरोप काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन परिषद। इसी को हिंदी में हम कहते हैं यूरोपियन परिषद, यूरोपियन काउंसिल। सबसे पहला नाम यूरोपियन परिषद। अब यूरोपियन परिषद जो आएगा दोस्तों, यूरोपियन काउंसिल जो आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर यूरोपियन काउंसिल है कहां पर, यूरोपियन काउंसिल है कहां पर, तो उत्तर होगा आपका ब्रुसेल्स। बहुत शानदार सिटी है दोस्तों, ईश्वर आपको इतना पैसा दे कि आप कभी बेल्जियम जाकर ब्रुसेल्स घूम के आप आए, तो ये बेल्जियम के अंदर है, वहां पर काउंसिल ऑफ यूरोप की हेडक्वार्टर वहां बना हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा। और यूरोपियन परिषद ये जो आई, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना तो 5 मई 1949 को ही कर दी जाती है। यूरोपियन काउंसिल कब बनती है, 5 मई 1949 को। और किस संधि के द्वारा, ध्यान रखना लंदन संधि के द्वारा इसकी स्थापना होती है। आप कहोगे सर ये जो आपने फैक्ट लिखा है, जब आपने खुद ने कहा कि सर सबसे पहले 1951 के अंदर पेरिस संधि हुई थी, उससे पहले, यस उससे पहले एक रूपरेखा तैयार होती है कि कैसे काम करना है। उसके बाद आपसे पूछे कि यूरोपियन परिषद है क्या, तो ध्यान रखना ये वर्तमान में यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था है। ये यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था है, यूरोपीय संघ की सर्वोच्च संस्था है। और सर्वोच्च संस्था से आप समझ जाओगे, इसका मतलब होगा कि इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख शामिल होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख जो है वो बेसिकली यहां पर शामिल होता है और काउंसिल में अपनी बात को रखता है। इसलिए काउंसिल ऑफ यूरोप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और एक साल में 4 बार इसकी बैठक होती है, एक साल में 4 बार इसकी बैठक होती है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा यूरोपियन काउंसिल के ऊपर। उसके बाद
जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना, यूरोपियन संघ परिषद थोड़ा उससे अलग है। ये क्या है? ये एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ये यूरोपियन यूनियन की मंत्री परिषद है। यूरोपियन यूनियन की मंत्री परिषद की तरह काम करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह, मंत्री परिषद की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन में आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन में कानून का मसौदा कौन तैयार करती है? यूरोपियन यूनियन के कानूनी मसौदे तैयार करने वाली जो संस्था है, कानूनी मसौदे, यूरोपियन यूनियन की कानूनी मसौदे तैयार करने वाली संस्था है, तैयार करने वाली। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और यूरोपियन काउंसिल का भी, इसका भी हेडक्वार्टर कहां बैठेगा दोस्तों? तो ये भी ब्रुसेल्स के अंदर ही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसको भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट। क्या शानदार पार्लियामेंट! आप देखिए, आप हमारे जो नई संसद भवन बन रहा है, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दिल्ली में बन रहा है, लगभग ऐसा ही होगा वो भी। ध्यान रखना, ये आप जो देख रहे हो ये बेसिकली यूरोपियन संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं यूरोपियन संसद। ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद कह सकता हूं मैं इसको, यूरोपियन पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट है। सबसे पहले आप देखिए, इस पार्लियामेंट में सबसे पहले तो जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, वो यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। जैसे 28 देश थे ब्रिटेन सहित, तब शामिल होंगे, और अब 27 हो गए। तो 27 देशों के वर्तमान में आप देखोगे तो टोटल मेंबर जो है वो बेसिकली, कुल संख्या पार्लियामेंट में कितनी है? तो कुल संख्या पार्लियामेंट में है 751। टोटल मेंबर जो है 751 है। विश्व की, ध्यान रखना, ये बेसिकली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, दूसरी सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, एक्चुअल में क्या है आपको बता दूं, यहां पर नोट करके आप समझना कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें भी दुनिया भर के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना कि ये तो महासभा को तो हम एक प्रकार की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत में संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। और एक पूछे कि यूरोपियन संसद जो है इसके काम क्या है, तो इसका सबसे बड़ा काम है नंबर 1 कि यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना। सबसे पहला काम तो होगा यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाना, इसका पहला टास्क होगा। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन का संघीय जो बजट है उस बजट को पास करना, संघीय बजट को पास करना। तीसरा, ये बेसिकली ईयू के कमीशन पर नियंत्रण करती है। ईयू के मतलब यूरोपियन कमीशन जो है उस पर नियंत्रण करती है कि वो कहीं तानाशाही न बन जाए। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट आपको दिखाई दे रही है, ये पार्लियामेंट बेसिकली कहां पर है? तो ये पार्लियामेंट ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेसिकली बेल्जियम की राजधानी है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि ब्रांच भी है इसकी। कहां पर? एक तो है स्ट्रासबर्ग के अंदर, स्ट्रासबर्ग कहां पर है? लग्जमबर्ग आपको मैप में दिखाई देगा, बहुत छोटा सा देश है जहां पर इसकी ब्रांच भी बनाई गई है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। लास्ट इलेक्शन जो हुआ है इसका मई 2019 में हुआ है। लास्ट इलेक्शन जो है वो बेसिकली मई 2019 में हुआ है। और इसका कार्यकाल आपसे पूछे
कि ये जो सदस्य आते हैं इनका कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल 5 साल दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, बेसिकली यूरोपियन कमीशन क्या है, तो यूरोपियन यूनियन की, जैसे आप देखोगे भारत, तो भारत में सबसे पहले एक तो भारत आ गया। भारत में मान लो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वो जाएगा सबसे पहले काउंसिल। उसके बाद आपको पता है भारत में संसद भी है, तो ऐसे यूरोपियन यूनियन में संसद भी है। भारत में सेंट्रल सेक्रेटरीट है, तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल सेक्रेटरीट कौन कहलाता है, यूरोपियन कमीशन कहलाता है। तो ये यूरोपियन यूनियन की क्या हो गई, एक प्रकार से नौकरशाही है, मतलब एक प्रकार से ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम क्या कहते हैं, यूरोपियन कमीशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन जो कानून बनाती है और यूरोपियन परिषद जो निर्णय लेती है, उनका क्रियान्वयन करने वाली संस्था कौन सी है, तो उसका नाम होगा यूरोपियन कमीशन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, ये आप लोगों को बता दूं, यूरोपियन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है। जैसे भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है तो ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया जो है उसको लागू करने में बड़ी भूमिका अदा करती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, जो भी निर्णय लेती है यूरोपियन यूनियन, उस निर्णयों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। एनालिसिस ऑफ द डिसीजंस, निर्णयों का विश्लेषण भी इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, जैसे मान लो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातचीत होगी, तो उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते की रूपरेखा क्या होगी, उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत करने का कार्य भी यह संस्था करती है। बातचीत करने का कार्य भी यूरोपियन कमीशन करती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों ध्यान रखना ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यह भी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत शानदार, अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन में किसी प्रकार का विवाद पैदा हो गया तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा, तो यूरोपियन यूनियन के जो विवाद हैं उसके समाधान के लिए बाकायदा यूरोपियन यूनियन कोर्ट बनाया गया है। यूरोपियन यूनियन कोर्ट बनाया गया है, मतलब न्यायालय बनाया गया है। इस न्यायालय में आप कहोगे सर ये न्यायालय हमने तो देखा ही नहीं कहां पर है, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना 1989 में की जाती है, 1989 में। और ये कहां पर है, तो ये बेसिकली लग्जमबर्ग में है। ये बेसिकली लग्जमबर्ग के अंदर है, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और क्या है, ध्यान रखना, अगर यूरोपियन यूनियन में किसी भी संधि या समझौते को लेकर किसी प्रकार का विवाद पैदा होता है, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को जिस कोर्ट में लाया जाता है उस कोर्ट को हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन कोर्ट। कहां पर है, लग्जमबर्ग में है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना। ये उसकी बिल्डिंग या अंदर की सीनरी आप देख सकते हो, कितना शानदार बनाए गए चेयर्स वगैरह, मतलब इंटीरियर देखकर ही मेरा मन करता है कि विवाद ऐसे ही सुलझ जाते होंगे। कितनी लाइटिंग व्यवस्था की गई है, कितना छोटा सा शानदार बनाया गया कोर्ट। मन करता है कि एक बार इस कोर्ट में हम भी बैठ करके देखें कि कैसा लुत्फ आता होगा दोस्तों। तो हर दिल की इच्छा होती है कुछ ना कुछ नया करने की, तो उसी इच्छा को मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया, माफी चाहूंगा। उसके बाद देखिए आप, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बहुत शानदार। मैं कहता हूं कि यूरोपियन यूनियन जिस
आधार पे खड़ा है, उस आधार का एक बड़ा पिलर जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक माना जाता है। आपके पास पहला क्वेश्चन होगा कि सर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना बेसिकली किस संधि के तहत की जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी स्थापना जो है वो बेसिकली मैस्ट्रिच संधि के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और मैस्ट्रिच संधि कब हुई थी? 1991 में जो संधि हुई थी, उस मैस्ट्रिच संधि के तहत इसकी स्थापना की जाती है। दूसरा पॉइंट, आप कहोगे सर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहां पर है? सर हमें मान लीजिए पैसे चाहिए और हमें निकालना हो तो कहां जाना पड़ेगा? दोस्तों आपको जाना पड़ेगा फ्रैंकफर्ट। अरे सर ये तो नाम ही नहीं सुना, फ्रैंकफर्ट कहां पर है? दोस्तों फ्रैंकफर्ट जो है बेसिकली जर्मनी के अंदर है। जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और औद्योगिक शहर माना जाता है फ्रैंकफर्ट, वहां जर्मनी के अंदर इसका बनाया गया है, फ्रैंकफर्ट के अंदर। तीसरा, थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, इसमें अभी कितने सदस्य राष्ट्र हैं जो बेसिकली इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक को उन्होंने अपना लिया है? तो 28 में से 19, और एक तो निकल ही गया पूरी तरह से ब्रिटेन, तो अब 27 में से 19 देश इसको अपनाए हुए हैं। ब्रिटेन शुरू से ही इसमें शामिल नहीं था, ध्यान रखना, क्योंकि वो कहता है कि हमने जिस दिन इसको शामिल कर लिया हमारी पाउंड का क्या होगा, और पाउंड एक इंपॉर्टेंट करेंसी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि इसकी इंपॉर्टेंट करेंसी क्या है, यूरोपियन यूनियन की इसकी महत्वपूर्ण मुद्रा कौन सी है, इसकी इंपॉर्टेंट करेंसी कौन सी है? तो इसकी महत्वपूर्ण मुद्रा जो है वो बेसिकली यूरो है। इसकी इंपॉर्टेंट करेंसी जो है वो यूरो मानी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? आपसे पूछे कि यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक खोला गया है, उस सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्ट क्या है? तो उसका ऑब्जेक्ट है यूरोपियन संघ की मौद्रिक नीति को तैयार करना। यूरोपीय संघ की मौद्रिक नीति को तैयार करना, यह इसका पहला ऑब्जेक्ट है, मौद्रिक नीति को तैयार करना। और साथ ही साथ यूरोपीय संघ के क्षेत्रों में कीमतों में स्थिरता रखना, मतलब जो यूरो जोन है उस यूरो जोन में कीमतों में स्थिरता रखना भी इसका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। यह बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात कि यूरो मुद्रा कब आई प्रचलन में? यूरो मुद्रा प्रचलन में कब आती है? तो यह डेट आप याद रखना, यूरो की स्थापना की जाती है मैस्ट्रिच संधि के तहत 1991 के तहत, लेकिन यह प्रचलन में आती है 1 जनवरी 2002 से। 1 जनवरी 2002 से ये करेंसी प्रचलन में आ जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ये बेसिकली, और इसके साथ साथ क्या करती है ये? प्रिपेयर मॉनेटरी पॉलिसीज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर स्टेट्स, मॉनिटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ मेंबर स्टेट्स। ये सब पॉइंट्स भी आपको थोड़ा सा, और इंश्योर द इकोनॉमी स्मूथ फंक्शनिंग, ये सब चीजें यूरोपियन सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है, जो मैस्ट्रिच संधि के तहत स्टैब्लिश किया गया। और कहां पर है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। वर्तमान में कितने देशों ने यूरो को अपना लिया? तो 19 देशों ने। और वर्तमान में संख्या टोटल कितनी थी? 28। ब्रिटेन के निकलने के बाद 27, तो 27 में से 19। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, 2021 में यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई वो बेसिकली वर्चुअल मीटिंग थी। वर्चुअल मीटिंग थी क्योंकि आपस में कोविड की वजह से, कोविड का बड़ा प्रकोप यूरोप ने झेला है और यूरोप की इकोनॉमी से उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसलिए 2021 में जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग, ध्यान रखना, वो समिट ना होकर के ऑनलाइन समिट की गई। उसको हम ऑनलाइन समिट कहेंगे। उसमें तमाम आप देख सकते हो, जर्मनी की एंजेला मर्केल आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री यूरोपियन यूनियन के साथ ईयू एंड इंडिया, ये पॉइंट आपको भारत के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। ईयू एंड इंडिया बहुत शानदार। ये हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, है चोला पजामा में, लेकिन आप देख सकते हैं कितना
बेहतरीन तस्वीर आई है और उस तस्वीर को और अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, कई युवा प्रतिनिधि भी यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, उसके बाद 15th EU इंडिया समिट, 15वीं जो भारत और यूरोपियन यूनियन की समिट है वो भी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि 2 या 3 पॉइंट आप लोग और याद रखना जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर 2-3 पॉइंट और याद रखना जो शायद मैं भूल जाऊंगा आपको बताना। ये पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले EU के पॉइंट से, नंबर 1, यूरोपियन यूनियन को किस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखना, वर्ष 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार यूरोपियन यूनियन को दिया गया। लेकिन शायद आपको जानकर अचंभा होगा कि जिस साल इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया उस समय यूरोपियन यूनियन जो है एक बड़ी बगावत की ओर, उसमें अंदर ही अंदर एक प्रकार का विस्फोटन हो रहा था। क्योंकि यहीं से आपको पता है इस समय ब्रिटेन के अंदर होकर हाहाकार मचा हुआ था कि हमें अलग होना है। स्पेन की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, इटली के हालात खराब थे। उस समय वर्ष 2012 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप कहोगे सर इसको शांति का पुरस्कार किस लिए दिया गया? इसको शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया दोस्तों कि एक तो इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन देशों के बीच जो तनाव था उस टेंशन को कम करने में निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, इसलिए यह प्राइज इसको दिया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा, 2012 में क्या काम किया था? तो 2012 में आपको पता होगा यहां पर एक देश है जिसका नाम है सीरिया। यहां पर एक देश है सीरिया, और उस सीरिया में आपको पता है कि ISIS ने जो कोहराम मचा रखा है सीरिया के अंदर, तो सीरिया के शरणार्थियों ने भागना शुरू किया भूमध्य सागर से, और इधर से भागना शुरू किया और ये भाग करके बहुत बड़ी संख्या में यूरोप में आ गए। इसलिए मैं कहूंगा कि 2012 में शरणार्थियों की समस्या जो आई, उस शरणार्थियों की समस्या को हैंडल करने में इसने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की। मैं कहूंगा कि बहुत शानदार भूमिका उनकी थी, इसलिए 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो बेसिकली इसको दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ही मैंने इसलिए बताया कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, हम आगे निकल चुके हैं। अब देखिए उसके बाद आगे भारत यूरोपियन यूनियन रिलेशंस को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये जो संबंध है, इन संबंधों की स्टार्टिंग कहां से होती है? संबंधों की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले बनता है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उसके बाद बनता है EEC, उसके बाद 1991 की मैस्ट्रिक्ट संधि से बनता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो एग्जिस्टेंस में आता है वो बेसिकली विधिवत रूप से आता है नवंबर 1993। देखो मैंने यहां बिल्कुल अच्छा समझा रखा होगा आपको, ये पॉइंट ये आपको बता रखा था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे कब आया था। ये पॉइंट मैंने शायद बहुत अच्छा समझा था। मैस्ट्रिक्ट संधि 1991 में प्रभावी हुई। इस संधि के द्वारा यूरोपियन इकोनॉमिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपियन संघ कर दिया गया, और इस संधि के द्वारा यूरोपियन यूनियन EU कब से प्रभावी हुआ? 1 नवंबर 1993 को। तो उसके अगले साल से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंध शुरू होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर भारत यूरोपियन यूनियन संबंधों की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों 1994 से होती है, और इसके तहत भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बाकायदा एक समझौता होता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच बाकायदा एक समझौता होता है, और उसी समझौते के तहत भारत यूरोपियन यूनियन के संबंधों की शुरुआत होती है। तो ये मैंने एक बहुत अच्छे से आपको पॉइंट बताने का यहां पर प्रयास किया
कि आपसे पूछे कि सबसे पहले संबंध स्टार्ट कहां से हुए, तो संबंधों की स्टार्टिंग जो होती है दोस्तों वो बेसिकली 1994 से होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, उसके बाद आपको पता होगा वर्ष 2000 से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, भारत एवं यूरोपियन यूनियन के बीच प्रति वर्ष शिखर बैठक होती है। हर साल शिखर बैठक होती है, और वो कब से हो रहा है, जैसे रशिया के साथ हो रहा है वैसे ठीक वैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में शिखर बातचीत हो रही है लगातार। 2001, 2002 ऐसे हर साल एक ईयरली समिट उसके साथ हो रही है। तीसरा, आप लोग ध्यान रखना, वर्ष 2004 में भारत एवं ईयू के मध्य, भारत एवं यूरोपियन यूनियन के मध्य बाकायदा एक सामरिक समझौता होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट। सामरिक समझौता हुआ, स्ट्रेटेजिकल एग्रीमेंट हुआ, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामरिक समझौते के तहत क्या होगा कि आज आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन हथियारों की भी सप्लाई करता है। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट्स भी चलाता है, उसके लिए भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में समझौता हो चुका है। साथ ही साथ दोनों ने यह भी तय किया है कि हम 2020 से अपना एक जॉइंट एजेंडा बनाएंगे और उस जॉइंट एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोविड की वजह से कुछ हो नहीं पाया है। साथ ही साथ पांचवां पॉइंट ध्यान रखना, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच खुफिया जानकारी के लिए भी सहयोग के लिए समझौता हुआ है। खुफिया जानकारी में सहयोग के लिए भी समझौता हुआ है। साथ ही साथ आपको पता है, छठा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है किसका? यूरोपियन यूनियन का। वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बेसिकली भारत में लखनऊ मेट्रो के लिए काम करेगा, या लखनऊ मेट्रो में व्यापक स्तर पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। सबसे बढ़कर आपको बता दूं कि 2007 में इंडिया और ईयू के बीच में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट 2007 में होता है। 2007 में हुआ, 2007 में वो क्या था? उसका नाम था BBTIA। BBTIA एग्रीमेंट हुआ, जो अभी तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट माना जाता है। ये क्या था? ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ 2007 में, जिसमें दोनों देशों ने व्यापक स्तर पर निवेश के लिए यह एग्रीमेंट किया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहां पर स्पेशली ध्यान रखने हैं। लेटेस्ट आपको पता है कि जो कोविड-19 को लेकर अभी लेटेस्ट एक यूरोपियन यूनियन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत हुई है। उसमें आप लोग ध्यान रखना, भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं की जो बैठक हुई, इस बैठक में सभी 27 देशों ने प्रमुखों ने भाग लिया था। ऐसा पहली बार हुआ कि 27 देश जो है वो ऑनलाइन इसमें आते हैं। 27 देश अभी लेटेस्ट समिट हुई है, इसमें ध्यान रखना 27 देशों के प्रमुखों ने भारत के साथ बातचीत की है। इसको हम कहते हैं EU+27। ये नया फॉर्मेट है। EU+27 की सबसे पहले बातचीत किसकी हुई? अमेरिका के साथ। और EU27 की भी लेटेस्ट बातचीत किसके साथ हुई है? तो अभी लेटेस्ट बातचीत हुई है इसकी भारत के साथ। और बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो रहा कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवाओं में आपस में सहयोग को लेकर। इसके अलावा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच यह भी समझौता हुआ कि दोनों स्थायी एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे। भारत यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी सहित
आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके समकक्ष यूरोपियन यूनियन के जो अभी अध्यक्ष हैं वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। तो इन दोनों के बीच में अध्यक्षता में बातचीत हुई, जिसमें एंटोनियो कोस्टा ने यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये किया था, उन्होंने संयुक्त बयान भी जारी किया। पुर्तगाली प्रधानमंत्री जो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारत के साथ गहन भू राजनीतिक रिश्ते स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ ये कहा कि भारत हमारा क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदार है, इसलिए आने वाले वर्षों में हम इसके लिए तैयार हैं। पुर्तगाल और भारत ने भी हमेशा दोनों महाद्वीपों को एक साथ लेने में अद्वितीय भूमिका अदा की है। ये लेटेस्ट बात है। अब यहां पर एक आप देखो, आपसे पूछे कि पुर्तगाल जो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन, पुर्तगाल के पीएम जो वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और एक हमारा भारत हो गया, उन्होंने ये बात कैसे कही कि पूरा इतिहास बताता है कि भारत और पुर्तगाल के सदियों पुराने संबंध रहे। तो कैसे कि पुर्तगाल का ही सबसे पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो 1498 में समुद्र के रास्ते भारत के पास में अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। मतलब यूरोप से लेकर भारत तक का पूरी तरह से समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगाली व्यक्ति को जाता है। यूरोप में किसको जाता है? पुर्तगाली को। और उस पुर्तगाली व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डी गामा। तो मैं कहना चाहूंगा, भारत यूरोपियन यूनियन में अभी जो बातचीत हुई है उसमें समकक्ष जो उधर थे वो थे पुर्तगाल के पीएम, अर्थात उनके पास अध्यक्षता है यूरोपियन यूनियन की। तो उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हम रिश्ते इस्टेब्लिश करेंगे और उसमें क्योंकि पुर्तगाल के पास अभी अध्यक्षता है और पुर्तगाल और भारत के बीच संबंध बहुत पुराने हैं, हमने सदियों पहले दोनों महाद्वीपों को एक साथ लाने में अद्वितीय भूमिका अदा की है, उसको आगे भी करते रहेंगे। ये पॉइंट भी यहां पर आया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, आने वाले वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच संबंध बहुत बेहतर होंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछे, ये जो मैंने लास्ट लाइन बताई यहां से बताइए कि पुर्तगाल और भारत ने हमेशा दोनों महाद्वीपों को एक साथ लाने में अद्वितीय भूमिका अदा की है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है और ब्रेक्जिट के ये पॉइंट्स किस प्रकार से आए, उसको बताने के लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ पॉइंट्स जो है वो बेसिकली देखने का यहां पर प्रयास करें कि ब्रेक्जिट की स्थापना किस प्रकार से होती है। ब्रेक्जिट की स्थापना किस प्रकार से हुई, सबसे पहले ब्रेक्जिट क्या है, ब्रेक्जिट इन आउट क्या है, उन तमाम पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से विश्लेषित करने का प्रयास यहां पर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्रेक्जिट जो है वो बेसिकली वर्तमान में एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है कि किस प्रकार से ब्रेक्जिट ने यूरोपियन यूनियन को हिला दिया है। ब्रेक्जिट ने किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन को हिला दिया है, उस पूरी कहानी को मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बोलते बोलते थोड़े से गले में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए कई बार मैं रुक जाता हूं ताकि आपको और एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ आपके सामने चीज़ों को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। ये हमारा कोविड-19 में लगातार ये ध्येय भी रहा है कि आपको जितनी चीज़ें बताई जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कौन से प्लेटफॉर्म? नव भारत निर्माण, न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपको जितनी चीज़ें बताई जाए वो चीज़ें इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि एक बार टॉपिक याद करने के बाद आपको वापस उस टॉपिक को याद करने की आवश्यकता न रहे। देखिए, सबसे पहले आप कहोगे सर ये मसला क्या है? तो ये मसला बेसिकली ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन से जुड़ा मसला है। इस क्रम में सबसे पहले बताना चाहूंगा
कि ब्रिटेन जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कब करता है? 1973 में करता है। 1973 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। अब जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया और काफी लंबे समय तक यूरोपियन यूनियन को आगे ले जाने में, इसको व्यवस्थित करने में, वैश्विक पटल पर इसकी भूमिका को बढ़ाने में निश्चित रूप से ब्रिटेन की भूमिका रही। लेकिन ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन के देशों के अंदर भी, जैसे मान लीजिए हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं और सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है। सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये सब देश हैं। लेकिन उन 8 देशों में, किसमें? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और भारत में, उन 8 में भारत की अपनी एक आन बान शान है। हमें फक्र है कि वी आर इंडियन। मतलब सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस सार्क का इंपॉर्टेंट मेंबर भारत है, लेकिन भारत हमेशा चाहेगा कि सार्क से हटकर उसकी जो एक छवि है इंडिया की, वो अलग है, वो बनी रहे, उसकी पहचान है। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन से पहले अगर दुनिया में किसी देश की पहचान है तो उसका नाम ब्रिटेन है। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर अर्थात 20वीं शताब्दी की मध्य तक इसने पूरी दुनिया पर राज किया। कहते हैं कि ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात अगर उसका कनाडा में सूर्यास्त हो गया तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया में सूर्योदय हो जाता था। 54 कॉलोनीज ब्रिटेन के तहत रही। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड जो है वो दुनिया में काफी सॉलिड करेंसी मानी जाती है। ब्रिटेन की अपनी एक कल्चर है, ब्रिटेन की अपनी एक पहचान है। ब्रिटेन यूनाइटेड नेशन में एक वीटो पावर रखता है। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच आज भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिला के कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन एक विकसित अर्थव्यवस्था है। लेकिन कहते हैं कि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के अंदर, मतलब 2010 के बाद, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में एक प्रकार की डाउनफॉल आता है। ब्रिटेन के अंदर रोजगारों की कमी हो जाती है। ब्रिटेन के अंदर हर कोई वीजा नियमों में ढील के कारण कोई टूरिज्म के नाम पे आ रहा है और वहां पे रोजगार कर रहा है। ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनियों की वो भूमिका नहीं रही जो कोई जमाने में हुआ करती थी। इसलिए ब्रिटेन के अंदर एक धड़ा पब्लिक का ये मानता था कि अब वक्त आ गया है कि हमें ब्रिटेन से अलग हो जाना चाहिए। ये सुगबुगाहट चल रही थी पहले से, काफी लंबे समय से, मतलब 2010 के बाद कंटिन्यूअसली बात चल रही थी। जब ये बातें चल रही थी तो आपको बताया कि ब्रिटिश समाज से तो पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। पॉलिटिकल पार्टी से कभी समाज नहीं बनता है, बल्कि समाज से राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। तो ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों ने यह देखा कि ब्रिटेन में काफी हलचल है इस मुद्दे को लेकर। अब आप मेरी बात को समझना, - 2013 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। ब्रिटेन में चुनाव निर्धारित थे कि ब्रिटेन में चुनाव होंगे 2013 के अंदर। एक पॉइंट और कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन में 2 ही पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां 2 हैं। ब्रिटेन में 2 मुख्य पार्टियां हैं और जो 2 मुख्य पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी और एक पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। पिछले कुछ समय से कंजर्वेटिव पार्टी लगातार सत्ता में है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ लीडर्स का नाम बता देता हूं मैं आपको। कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव में, जब 2013 के चुनाव हो रहे थे, उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय पीएम थे डेविड कैमरून, और डेविड कैमरून चाहते थे कि उनकी पार्टी वापस चुनाव जीते। तो एक तो हो गया कंजर्वेटिव पार्टी का ही डेविड कैमरून, और कंजर्वेटिव पार्टी कुछ और लीडर्स का नाम मैं ले लेता हूं यहीं पर। एक थी थेरेसा मे
और कंजर्वेटिव पार्टी के हैं बोरिस जॉनसन। तो पहली बात तो आप मेरी ये ध्यान रखना कि जो मैंने 3-4 नाम आपके सामने लिए हैं, पहली बात तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में? कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरी बात, ये जो बड़े लीडर्स के नाम आते हैं, डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, ये सब के सब एक ही पार्टी के मेंबर है, इसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। अब 2013 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। जब ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और उस समय तत्कालीन पीएम जिनके डायरेक्शन में चुनाव हो रहे हैं डेविड कैमरून थे। तो डेविड कैमरून ने क्या किया, चुनाव में, आपको बताया कि चुनाव में भारत की तरह ही ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो चुनाव में जुमलेबाजी हुई, मतलब बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, चुनाव में जुमलेबाजी हुई। मैं यहां पर ही कह दूं, चुनाव में एक लोक लुभावन घोषणा कर दी गई। लोक लुभावन घोषणा कर दी गई। कई बार क्या होता दोस्तों, लोक लुभावन घोषणा भारी पड़ जाती है। जैसे बीजेपी ने कह दिया कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में डाल देंगे। पॉसिबल नहीं था, जनता को पता था, लेकिन घोषणा कर दी उन्होंने और पब्लिक ने मान लिया कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे और भारी पड़ गया। तो ऐसे ही ब्रिटेन में चुनाव निर्धारित थे 2013 में। उस समय डेविड कैमरून ब्रिटिश पीएम थे और उन्होंने, डेविड कैमरून ने एक लोक लुभावन घोषणा कर दी और वो क्या कहा, ये मैं कह देता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी के उस समय मुखिया कौन थे? तो मुखिया थे डेविड कैमरून। और डेविड कैमरून ने कहा कि यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है, क्या कहा उन्होंने? यदि कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है तो जीतने के तुरंत बाद, कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है तो कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली ब्रिटेन में जनमत संग्रह करा देंगे। ब्रिटेन में जनमत संग्रह करा देंगे और इस जनमत संग्रह के माध्यम से यह तय कर दिया जाएगा कि बेसिकली इस जनमत संग्रह के माध्यम से यह तय हो जाएगा कि ब्रिटेन जो है वो ईयू का सदस्य बनना चाहता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले ब्रेग्जिट की घोषणा किस चुनाव से पहले होती है? 2013 के ब्रिटेन में चुनाव निर्धारित थे, उन चुनाव से पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने घोषणा कर दी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो चुनाव के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में जनमत संग्रह करा देगी और उस जनमत संग्रह के माध्यम से यह तय हो जाएगा कि हमें यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। अब देखिए, घोषणा हो गई और ब्रिटिश जनता ने इस बात को पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ा तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ही बात हुई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन यहीं पर इसको कर लेते हैं। अब क्या हुआ, ब्रिटेन में 2013 में जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में आप लोग ध्यान रखना, कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीत जाती है। कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव जीत जाती है, लेकिन वो चुनावी जुमला जीत जाती है और पीएम बन जाते हैं डेविड कैमरून। अब जैसे डेविड कैमरून पीएम बनते हैं, उनके पास पब्लिक ये दबाव बनाती है कि आपने कहा था, इसलिए आप जनमत संग्रह क्यों नहीं करा रहे हो। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, डेविड कैमरून बेसिकली ये चाहते थे, उनकी दिल की बात, उनका व्यक्तिगत मसला क्या था कि ब्रिटेन ईयू का सदस्य रहे, ये वो चाहते थे। मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही दो धड़े थे। एक धड़ा चाहता था कि ब्रिटेन ईयू का सदस्य रहे और एक धड़ा जो है वो चाहता था कि ईयू का सदस्य ना रहे।
उसमें डेविड कैमरून ने कई प्लेटफॉर्म्स पे भी बात कही थी कि ब्रिटेन को ईयू का मेंबर रहना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं सब कुछ नहीं हूं, ब्रिटेन की सब कुछ जो है वो जनता है, इसलिए जनता जनमत संग्रह के माध्यम से इसको तय कर देगी। और वो दिन आ गया दोस्तों, वो दिन था 24 जून 2016। ब्रिटेन में जनमत संग्रह होता है। जब जनता वोट करती है किसी मुद्दे पर तो उसे रेफरेंडम कहा जाता है। तो ब्रिटेन में 24 जून 2016 को जनमत संग्रह हुआ, और जो जनमत संग्रह हुआ दोस्तों, उस जनमत संग्रह में आप लोग ध्यान रखना उस पर किस मुद्दे पर था कि अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहना चाहता है तो ब्रेन होगा, और अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है तो एग्जिट होगा। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, जो वोटिंग हुई उसमें 50% लोगों ने ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट कर दिया और 48% लोगों ने कहा ब्रेन के अंदर। मतलब मैं कहना चाहूंगा BR मतलब ब्रिटेन और एग्जिट मतलब निकलना। ब्रिटेन के 52% लोगों ने 24 जून 2016 को वोटिंग कर दी कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसी को हम कहते हैं ब्रेग्जिट। और ये डेविड कैमरून ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने चुनावी जुमला घोषित किया है वो उनके गले की हड्डी बन जाएगा। अब ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो गया और 52% लोगों ने बाहर निकलने के लिए वोटिंग कर दी। तो जाहिर सी बात है, ऐसा होते ही क्योंकि डेविड कैमरून पर्सनली ईयू में बने रहना चाहते थे, इसलिए डेविड कैमरून ने इस्तीफा दे दिया। डेविड कैमरून ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर भी क्या एक्चुअल में भारत की तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वो सरकार, वो सत्ता में रहेगी 5 साल। तो डेविड कैमरून हालांकि इसलिए इस्तीफा दिया कि जो जनमत संग्रह आया वो उनकी जो पर्सनल व्यू था उसके खिलाफ था, इसलिए उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से कहा, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी से कहा कि आप किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब उस समय डेविड कैमरून धड़ा मजबूत था, लेकिन ध्यान रखना, जब यह बातचीत चल रही थी तो इसी समय इस पार्टी के अंदर एक व्यक्ति ऐसा था। कौन सी? कंजर्वेटिव पार्टी का ही एक व्यक्ति था, बोरिस जॉनसन, जो लगातार खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए था और वो चाहता था कि 2016 में जनमत संग्रह हो और उसमें ब्रिटिश पब्लिक ब्रेग्जिट के पक्ष में वोटिंग करे, और जैसे वोटिंग करेगी जाहिर सी बात है कैमरून को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब डेविड कैमरून, ध्यान रखना दोस्तों, डेविड कैमरून, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन ये एक ही पार्टी के हैं, लेकिन एक ही पार्टी में भी तो आपस में गुटबाजी होती है दोस्तों। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि कांग्रेस विरोधी उनके? नहीं, बीजेपी के अंदर ही एक ग्रुप उनका विरोधी है जो चाहता है कि यार किसी और को बना दिया जाए, लेकिन वो तो समय की बात होगी क्योंकि अभी तो मोदी जी बहुत पावरफुल है। तो ऐसे डेविड कैमरून ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे पासा पलट सकता है, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद उस व्यक्ति को पीएम बनाना चाहिए ना जो ब्रेग्जिट के पक्ष की बात कर रहा हो, और वो व्यक्ति कौन था? बोरिस जॉनसन। लेकिन डेविड कैमरून ने क्या किया, बोरिस जॉनसन के बजाय थेरेसा मे को प्रधानमंत्री बना दिया। पार्टी में यह गुट काफी हावी था और इन्होंने क्या किया, थेरेसा मे को पीएम बना दिया। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। तो मैं वापस कह रहा हूं, यहां से हम थोड़ा इस पेज पे आ जाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इस पेज पे तो यहां पर मैंने कहा कि जैसे डेविड कैमरून इस्तीफा देते हैं, 2016 में थेरेसा मे, ये नाम है, ध्यान रखना दोस्तों, थेरेसा मे नाम है, थेरेसा मे ब्रिटिश पीएम बन जाती है, ब्रिटिश पीएम बन जाती है। अब जैसे ब्रिटिश पीएम बनती है ये, तो जाहिर सी बात है
इतना आसान नहीं था दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, इतना आसान नहीं था कि सीधा सीधा ब्रेक्जिट हो जाए, इतना आसान नहीं था। वापस मैं कह रहा हूं कि ब्रिटेन की जनता ने भी नहीं सोचा था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकलने में इतना वक्त लगेगा। उन्होंने सोचा कि जैसे जनमत संग्रह हुआ उसके बाद अलग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्कि क्या हुआ कि थेरेसा मे, मतलब डेविड कैमरून के बाद थेरेसा मे पीएम बन जाती हैं 2016 से, और ये जुलाई 2016 मान लीजिए आप, जून में वो होता है जनमत संग्रह, उसके बाद बन जाती है जुलाई 2016 से। अब ये बेसिकली क्या है, ये भी अंदर ही अंदर ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि डेविड कैमरून के खेमे से है। लेकिन चूंकि अब तो जनमत संग्रह हो गया, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती है। तो जनमत संग्रह हो गया, और उस जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट की बात कर दी गई थी, इसलिए उसको काम तो उसी पे करना है। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग तो हो जाएगा, लेकिन अलग होने के लिए भी हमें एक डील करनी चाहिए। मतलब इन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया, और वो प्रपोजल क्या था दोस्तों, मैं वापस आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं कि थेरेसा मे जिस टाइम पीएम थी, उन्होंने क्या किया कि एक लेटर तैयार किया कि डील विथ यूरोपियन यूनियन के द्वारा हमें एग्जिट करना चाहिए। मतलब बाकायदा हमें एक डील करके और फिर यूरोपियन यूनियन को छोड़ना चाहिए। और या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि नो डील विथ ईयू, कोई डील नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीधा सीधा ब्रेक्जिट कर देना चाहिए। ये दो विकल्प थे। अब यहां पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये तो तय हो गया 2016 में कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होगा। लेकिन जो डेविड कैमरून ग्रुप था, जो थेरेसा मे थी, वो पीएम बन गई, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन बिना किसी डील के यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ तो बहुत सारा नुकसान ब्रिटेन को हो सकता है, इसलिए हमें डील विथ ईयू होना चाहिए, एक डील के साथ में अलग होना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा बना दिया प्रपोजल। लेकिन ध्यान रखना, जब ये प्रपोजल आया डील विथ ईयू कि एक डील के साथ होना चाहिए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में यह प्रपोजल, यह प्रस्ताव 3 बार रखा गया। यह प्रस्ताव 3 बार रखा गया और तीनों ही बार फेल हो गया। यह प्रस्ताव तीनों ही बार फेल हो गया। जब तीनों ही बार फेल हो गया तो ब्रिटिश पीएम जो उस समय थी, ब्रिटिश पीएम थेरेसा रोने लग जाती है, रोने लग गई, और उसने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया तो मैंने कहा, कंजर्वेटिव पार्टी का एक तीसरा व्यक्ति जो काफी शक्तिशाली था लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था, वो तैयार हो गया। और ध्यान रखना, जैसे ही इस्तीफा देती थेरेसा मे, उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनता है कंजर्वेटिव पार्टी का ही, जिसको हम कहते हैं बोरिस जॉनसन। ध्यान रखना दोस्तों, ये व्यक्ति काफी अफलातून है। बोरिस जॉनसन, मेरा यहां अफलातून का मतलब है कि इसकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत शानदार है बोरिस जॉनसन की। और बोरिस जॉनसन जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और ब्रिटिश, मतलब यहां पर थेरेसा मे ने ये कहा था कि 31 अक्टूबर 2019 को चाहे कुछ भी हो, हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले थेरेसा मे ने पीएम का पद छोड़ दिया। अब बोरिस जॉनसन की बारी थी। बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि हम इस डेट से पहले यूरोपियन यूनियन छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि ब्रिटेन के अंदर चुनाव हो जाए। और देखो दोस्तों, ब्रिटेन में चुनाव हुए, कंजर्वेटिव पार्टी फिर सत्ता में आई, और सत्ता में आके, और आपको पता है कंजर्वेटिव पार्टी फिर सत्ता में आती है, और सत्ता में आने के बाद उसने बड़े बहुमत के साथ में एग्जिस्ट की, और बोरिस जॉनसन फिर प्रधानमंत्री बन गए।
और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ डीलिंग के अंदर, कुछ प्रपोजल में थोड़ा सा अंतर किया। और जैसा कि आप लोग जानते हो, 31 अक्टूबर की रात 12 बजे ब्रिटेन जो है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाता है। और जैसे यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ, उसके बाद एक व्यापक, आपको पता है, वहां पर जश्न मनाया गया। मतलब ब्रिटिश जनता इस प्रकार से सड़कों पे आ गई जैसे ब्रिटेन आजाद हुआ हो। ये पिक्चर आप देख सकते हो। और ये किसके समय हुआ? बोरिस जॉनसन के समय। इसलिए बोरिस जॉनसन जो है वर्तमान में ब्रिटेन का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया है और कंजर्वेटिव पार्टी का उसका बड़ा कमांड हो गया है। ऐसी तस्वीर आप देखोगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश पब्लिक जो है यूरोपियन यूनियन से इस प्रकार छुटकारा पाना चाहती थी जैसे यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन आजाद हो गया हो। और रात को ब्रिटेन के अंदर जश्न मनाया गया। इसलिए आपको बता दूं कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की जो सबसे बड़ी घटना है, वो सबसे बड़ी घटना है ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। और 1 जनवरी 2021 से पूरी तरह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन को अलग हो जाएगा। उसका क्या इंपैक्ट हुआ है, क्या इंपैक्ट और हो सकता है, उसका मैं अलग से वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। आज दोस्तों मैंने आपके सामने पूरी तरह से एक टॉपिक रखा। ये दोस्तों, ये है बोरिस जॉनसन, जो काफी लोकप्रिय नेता वहां के माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से निकालने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा पूरा टॉपिक जो था वो कंसंट्रेट था बेसिकली यूरोपियन यूनियन पर। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।